हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। क्लास 03 में हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में। जो बाकी बच गए हैं वो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, एक्चुअली यू नो, mitochondria also known as the powerhouse of cell. Powerhouse of cell. ऐसा क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस ऑफ सेल या वाइट सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ये हम डिस्कस करेंगे। पहले देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये भी डबल बाउंडेड मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल्स हैं। ये डबल मेम्ब्रेन होंगी। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो थ्रो करती है इनसाइड द ल्यूमेंस, यानी कैविटी के अंदर। इस तरीके से ये बहुत सारे जो है फिंगर लाइक जो है ये प्रोजेक्शंस इसमें अंदर वाली साइड में होंगे। अब इन प्रोजेक्शन को हम कहते हैं क्रिस्टी। और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टी है। और इसके बीच में जो ल्यूमेन है इसमें लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है, इसे बोलते हैं हम मैट्रिक्स। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया जो है विद सो मैनी देन इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में काफी सारे होते हैं। एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और मैच्योर आरबीसी इनमें नहीं होती। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल सेल, प्लांट सेल सब में होगा, लेकिन वो साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होती है, ये उसमें नहीं होगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका मेन फंक्शन क्या है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो मैंने बताया कि ये आपको बहुत सारी सिस्टर जो है क्रिस्टी, ये आपस में ल्यूमेन में जो है वो हैंगिंग रहती हैं। और इनके ऊपर जो है बहुत सारे जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, इनका फंक्शन क्या होता है कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। जब फूड डाइजेस्ट होने के बाद एसिमिलेट हो जाता है, और एसिमिलेट होने के बाद काम होता है सेल के अंदर, और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एनारोबिक, एक होता है एरोबिक। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। कैसे? देन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। जो डाइजेस्टिव फूड आ रहा है उसका ऑक्सीडेशन करके। अब इससे क्या होगा? इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी को डायरेक्टली कोई भी जो है बॉडीज, चाहे वो एनिमल या प्लांट कोई भी हो, वो डायरेक्टली इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। अब उसके लिए क्या होता है? ये एनर्जी रिलीज हुई है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है एडीपी। एडीपी क्या होता है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडीपी। और इसी में कुछ होता है इनऑर्गेनिक फास्फोरस, ये भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये एडीपी जो है वो इस इनऑर्गेनिक फास्फोरस को अपने अंदर कंबाइन कर लेता है। ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके एडीपी जो है वो इनऑर्गेनिक फास्फेट को अपने अंदर जो है वो उसको सबमर्ज कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इसमें एटीपी में। अब एटीपी क्या है? बिल्कुल ये सेम एडिनोसाइन, सिर्फ यहां आएगा ट्राइफॉस्फेट। ये डाई की जगह पर कन्वर्ट हो जाएगा ट्राई में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट उनमें कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। When the body is required the energy, then this ATP then remain break down, तो फॉर्म ब्रेक डाउन हो जाएगी और कन्वर्ट इनटू द ADP। वो फिर एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फास्फोरस को रिलीज कर देगी। और इसके साथ जो है एनर्जी को भी
रिलीज कर देगी जो एनर्जी हम यूटिलाइज कर लेते हैं। यह फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। दैट इज वाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि वो पावर देती है, एनर्जी को स्टोर करती है और एनर्जी को टाइम पर वो रिलीज कर देती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है, ऑन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ऑन डीएनए लाइक प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर भी क्या होता है, प्लास्टिड में भी अपना ऑन डीएनए होता है। ऐसी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना ऑन डीएनए है। माना एक सेल के अंदर अपना ही जो डीएनए होता है, अलग अलग ऑर्गेनल्स के पास डीएनए नहीं है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल है, ठीक है, प्लास्टिड ऑर्गेनल है, एंड बोथ कंटेन द ऑन डीएनए। तो ये था आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्लियर? तो मैं एक फिर दोबारा से थोड़ा समझाता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाई? बिकॉज देन इट स्टोर एंड रिलीज द पावर, इट मींस एनर्जी। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और इसमें जो इनर मेम्ब्रेन है दैट प्रोजेक्ट द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द ल्यूमेन, and this lumen is filled by the liquid and known as the matrix। अब इसी जो हमारी क्रिस्टल्स हैं, इन्हीं के ऊपर जो है छोटे छोटे जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। हमारा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या काम करता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है कि जब फूड एब्जॉर्ब होकर के सेल के अंदर एंटर करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो एंटर करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन होता है, और उसके ऑक्सीडेशन से जो है एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? और इस तरह की ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको डायरेक्टली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो यूटिलाइज नहीं करता। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एनर्जी इज स्टोर। पर स्टोर कहाँ होगी? वो होगी एटीपी में। कैसे? पहले एटीपी जो है वो इनऑर्गेनिक फास्फोर जो ऑलरेडी में प्रेजेंट होते हैं उसको अपने अंदर जो है वो इमर्स कर लेगा और उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी। तो ये एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाएगी। जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब यही एटीपी जो है ये ब्रेक डाउन होता है फिर अगेन एडीपी के अंदर और एनर्जी रिलीज हो जाती है। क्लियर? और बताया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जो ऑन डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल प्लांट दोनों मिलेगा, लेकिन ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, मैं यहां पर छोड़ देता हूं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है? ये ट्यूब होती है ना छोटी छोटी, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड दे फॉर्म द नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म। ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और यहां देखिए आप इस तरीके से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से ये जो है बन जाता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। ये भी डबल मेम्ब्रेन है स्ट्रक्चर है, ये भी लिविंग है। क्लियर? लेकिन यहाँ क्या है कि जो ये स्ट्रक्चर है ये कभी कभी क्या कुछ ऐसे होती हैं, जगह होती हैं जहां पर ये प्लांट की न्यूक्लियस और प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन है उससे दोनों को कनेक्ट कर देती है। देखिए सपोज मान लीजिए लेता हूँ, इसको लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ मैं इसको, तो यहाँ देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है इसका नेटवर्क का, ये क्या है ईआर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल के बाहर और ये न्यूक्लियस के अंदर इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो कभी कभी जो है वो आउटसाइड सेल और इनसाइड द न्यूक्लियस इनके अंदर मटेरियल का जो है वो एक्सचेंज भी करती रहती है। ठीक है? जिससे होमोस्टेसिस बना रहे। और कभी कभी जो है वो विद इन सेल करती रहती है, यहां से अब्सॉर्ब किया डिफ्यूजन से और फिर यहां पर लिया, यहां तो फिर बाहर निकाल दिया, सेल के अंदर ही रहेगा वो। तो सेल के अंदर या सेल के बाहर जो है वो एक्सचेंज करती है किसको? मटेरियल्स को। क्लियर? ये इसका मेन फंक्शन भी है। अब जो ईआर है ये दो तरह के होंगे। देखिए ये ईआर दो तरह के होते हैं, एक होता है इसमें रफ और एक होता है स्मूथ। अब इसमें क्या फर्क होता है रफ और स्मूथ में? देखिए रफ वो होंगे जिनके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स लाइज करते हैं, यानी राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द
दिस ER, वो ER की सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होंगे, क्लियर, और ये हो जाएगा रफ, वो स्मूथ नहीं की रफ हो जाती है, ठीक है। लेकिन स्मूथ कहाँ होती है, जहां पर राइबोसोम्स ना हो। अब जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है वो तो स्मूथ ER है, और जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या होगा, वो होगा इसमें देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर। अब यहां पर देखिए कि जो ER है, अब ER दो मेन फंक्शन करती है। ER क्या है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अटैच होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में काफी हेल्प करती है ER। दूसरा ये है कि ये एक जो नेटवर्क है पूरा, मतलब के सेल है, उस सेल का एक स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है, स्केलेटल फ्रेमवर्क। अब देखिए स्केलेटल फ्रेमवर्क कैसे, देखिए आप देख रहे हो ना, स्केलेटल स्ट्रक्चर है इसका, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल है, बोन्स हैं, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो पूरा बोन्स के बेस पे खड़ा हुआ है। हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, मूवमेंट वाइज भी है, जो वर्क कर रहे हैं वो क्या है, एक बोन्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, हमारा बेस भी स्केलेटल स्ट्रक्चर का है। ऐसे एक सेल के अंदर ये भी जानते हैं एक स्केलेटल जो है नेटवर्क की फॉर्मेशन करता है ये। और दूसरा मैंने बताया कि ये चूंकि प्रोटीन जो इसके ऊपर होती है तो प्रोटीन को स्टोर भी करता है, ये क्या है, ये स्टोर हाउस ऑफ द प्रोटीन। जो नेटवर्क, मतलब जो नेटवर्क ऐसा है जिसके ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट है, वहां पर ये प्रोटीन को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो ये था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब आते हैं हम नेक्स्ट, गोल्गी बॉडीज। देखिए व्हाट अबाउट द गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज क्या है, ये एक तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है, ये इस तरीके से ये बने होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, और उसके ऊपर कहीं कहीं पर जो स्फेरिकल ये आपके पास स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। यहां पर ये ट्यूबलाइक, और जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इन्हें कहते हैं हम सिस्टर्नी, ठीक। और ये जो स्फेरिकल है, होता है वेसिकल्स, वेसिकल, सॉरी SICL, वेसिकल्स। अब ये वेसिकल्स और जो सिस्टर्नी है, अब वेसिकल जो हेल्प करती है वो करती है टू सिंथेसाइज या टू फॉर्म लाइजोसोम। जो वेसिकल्स है वो लाइजोसोम्स को बनाने में भी हेल्प करती हैं, तो लाइजोसोम्स यहां से काफी बनती हैं। इसके अलावा क्या है, ये चूंकि स्कैटर्ड रहती है कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं। कौन से हैं, फ्री राइबोसोम। देखो एक तो राइबोसोम जो है वो अटैच है सरफेस पर, किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अब कुछ राइबोसोम ऐसी हैं जो फ्री रहती हैं कहां, साइटोप्लाज्म में। तो जो तो अटैच्ड है ER की सरफेस पर, वो जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करती हैं तो वो तो रेटिकुलम के अंदर स्टोर करती हैं, पैकेज कर देती हैं। लेकिन जो फ्री हैं वो अपने राइबोसोम जो है अपनी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के बाद इसमें पैकेजिंग कर लेती हैं प्रोटीन को, ठीक है। ये है इसका स्ट्रक्चर, जो सिस्टर्नी और वैक्यूल। और वैक्यूल क्या करता है, वो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब हम फंक्शन की बात करते हैं कि गोल्गी बॉडीज क्या फंक्शन करती है, तो आया मैंने कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो सेल, जब सेल डिवीजन होता है उसमें सेल प्लेट्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, सेल की प्लेट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। यहां पर जो गोल्गी बॉडीज है, ये एनिमल्स में तो गोल्गी बॉडीज ही कहा जाता है इनको, लेकिन प्लांट के अंदर कहा जाता है इसको डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं इसको हम, डिक्टियोसोम इन प्लांट्स। यानी एनिमल्स में तो ये गोल्गी बॉडीज है, और यही स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट बनाते हैं डिक्टियोसोम्स, क्योंकि कुछ का फंक्शन अलग हो जाते हैं, अगर सिलेबस में नहीं है तो इसलिए देन इट नेम एज ए डिक्टियोसोम। फ्री राइबोसोम्स से जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी वो इसको अंदर स्टोर कर लेता है। अब फंक्शन का मेन क्या है, एक तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन, दूसरा ये सेल प्लेट्स की फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और तीसरा का मेन फंक्शन ये आता है कि इसके अंदर कुछ शुगर्स होती हैं, स्पेशल शुगर्स। ये शुगर को जो है प्रोटीन के साथ मिक्स कर देती है,
क्या करती है, प्रोटीन के साथ मिक्स कर लेगी शुगर को, और देन एक न्यू टाइप की जब बनाएगा सब्सटेंस, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स मैंने क्या बोला, ये अपने अंदर शुगर का सिंथेसिस करती है। इधर राइबोसोम से प्रोटीन आ रहा है, ये प्रोटीन और शुगर को अपने अंदर जो कंडेंस कर लेती है, और एक नई टाइप की जो है एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है एकदम पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड क्या करती है, ये सेल मेम्ब्रेन बनाती है, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था पहले कि जो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बनती है लिपिड्स प्रोटीन, लिपिड्स से अलग होगा फैट, और फिर प्रोटीन, बट ये प्रोटीन जो है वह पॉलीसैकेराइड्स, ये प्रोटीन भी है और शुगर कंटेंट भी है। और कौन हेल्प कर रहा है इसमें, गोल्जी बॉडीज। क्लियर। सो गोल्जी बॉडीज के ये मेन फंक्शन भी आ गया आपके, एक पैकेजिंग का काम करता है, स्टोरिंग का काम करता है, और ये पॉलीसैकेराइड होने की वजह से जो है ये सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि इसके जो वैक्यूल्स हैं, ये वेसिकल्स हैं, वो लाइसोसोम बनाने में इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन आ गया, किसका, गोल्जी बॉडीज का। अब आते हैं राइबोसोम्स के बारे में। देखिए, व्हाट अबाउट द राइबोसोम्स, अभी हम कई बार जिक्र कर चुके हैं राइबोसोम्स के बारे में, तो अलग से भी इसका हम कर देते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, देखिए राइबोसोम्स जो है वो बहुत ही छोटे 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 स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। देखिए अभी तक जो मैंने जिक्र किया है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑल आर द लिविंग एंड द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, राइबोसोम पहला बताओ जिसमें नो मेम्ब्रेन, में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन, यानी इसमें चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो है वो उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब ये दो तरह से मिलेंगी, जैसे पहले जिक्र कर चुका हूं मैं कि या तो ये अटैच रहती हैं किससे, ईआर की सरफेस पर, जिसकी वजह से ईआर जो बन जाता है रफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और या फिर ये फील्ड जो है स्कैटर्ड रहती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां रहेंगी ये, साइटोप्लाज्म के अंदर, या तो क्या साइटोप्लाज्म में फील्ड पड़े रहेंगी, और या फिर जो है ये अटैच रहेंगी, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है, क्या, टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, जब फ्री स्टेट में है तो प्रोटीन सिंथेसाइज होकर कहां जाएगा, गोल्जी बॉडीज के अंदर, वो उसको पैकेज देता है, वो संभाल लेता है इसको, और जब वो ईआर पर है तो ईआर को पैकेजिंग देता है, ईआर संभाल लेता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। राइबोसोम चूंकि स्पेशल प्रोटीन की फॉर्मेशन करता रहता है, किसकी, प्रोटीन की, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। लेकिन राइबोसोम खुद किसका बना हुआ है, राइबोसोम बना हुआ है या तो आपके राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, राइबोसोम्स बना हुआ है राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। क्लियर, यानी कि आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्लस प्रोटीन, इसकी फॉर्मेशन से बनता है ये कौन, राइबोसोम्स। और राइबोसोम जो है उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्लियर, फंक्शन बता दिया है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, इसीलिए इसको जो है कहा जाता है द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। चलिए अब आते हम, देखिए मैं उतने पार्ट टच करूं जितना 9th क्लास के लिए, 6th से 9th क्लास के में जरूरत है। अब आते हैं हम लाइसोसोम्स के बारे में, ये हमारा लास्ट है लाइसोसोम्स, इसके बारे में। अब लाइसोसोम्स क्या है, ये भी स्फेरिकल है, ठीक है, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लिविंग है, क्या ये लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनल है, लिविंग ऑर्गेनल, और यह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, और ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, इसके चारों तरफ एक ही लेयर ऑफ मेम्ब्रेन है। राइबोसोम में नो लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें एक लेयर, और बाकी जो मैंने आगे पहले उनमें वो सारे डबल लेयर। क्लियर, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
अब लाइसोसोम जो है इसका फंक्शन क्या है? लाइसोसोम जो है, देखिए ये भी स्कैटर्ड रहते हैं। कहाँ रहते हैं स्कैटर्ड? साइटोप्लाज्म में। दे ऑलवेज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, एनिमल्स प्लांट दोनों मिलते हैं, लेकिन खास बात यह है कि एनिमल्स में तो हर सेल में मिलेंगे, लेकिन प्लांट में इनकी जो मेजॉरिटी मिलती है वो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं उनमें, मैं पहले भी अभी क्या मैंने टिश्यू नहीं बताया, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो क्या होती हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होते हैं? द टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट। रूट एंड शूट के टिप्स पर होती हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि दे कंटिन्यूअली डिवाइड, ये कंटिन्यूअली डिवाइड करती रहती हैं। ठीक है, और जो इनके अंदर डिवीजन खत्म हो जाता है, जिनमें पावर ऑफ डिवीजन जो है लॉस हो जाती है, वो कन्वर्ट होते हैं परमानेंट सेल के अंदर। क्लियर? तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है दे ऑलवेज कंटिन्यू अंडरगो द डिवीजन। तो जिनमें अंडरगो डिवीजन होता रहता है, ये लाइसोसोम वहां प्रेजेंट रहती है प्लांट के अंदर पर्टिकुलरली, और एनिमल के सेल में तो है ही है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर जो है वो लाइसोसोम जरूर मिलेगी। अब लाइसोसोम का काम क्या है एक्चुअल में? देखिए सेल के अंदर हर वक्त जो है कोई ना कोई केमिकल फंक्शन होता रहता है। उससे जो है न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती रहती है, ओल्ड सब्सटेंस जब ब्रेक डाउन होते रहते हैं। उसे कहीं से जो है वेस्ट प्रोडक्ट, डेड मटेरियल बहुत निकलते रहते हैं। अब उस सेल की सफाई कौन करे? है ना, पहले तो है सेल, अपना एक कमरा है, उस सेल की सफाई कौन करे? तो सेल की सफाई करने में का हेल्प करता है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम जो है क्या करता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, डेड मटेरियल होते हैं, वो उसको अंदर अपने अब्जॉर्व कर लेता है। और फिर यहाँ पर जो है एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स निकलते हैं वो इनको अब डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी मतलब हुआ कि ये सभी तरह के जो है जो वेस्ट मटेरियल्स को अपने अंदर डायरेक्टली जो है वो डिस्ट्रॉय कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। तो ये एंजाइम भी क्रिएट करता है, और ये जो डेड पार्ट्स हैं उनको, या वेस्ट प्रोडक्ट का, उनको अंदर लेकर के उसको भी वो क्लीन कर देता है सेल को। लेकिन एक बहुत डेंजरस काम भी है इसका। वो क्या है? अगर मान लीजिए किसी को कुछ टाइम के लिए कुछ खाना पीना ना मिले, भूखा हो, या मान लो कोई पर्सन जो है वो मतलब स्टारवेशन का चला गया वहां पर अपने भूख हड़ताल पर, हंगर स्ट्राइक पर, तो स्टारवेशन हो जाएगा। जब स्टारवेशन कंडीशन आती है, अब इसको चाहिए भाई, इसके एंजाइम है डाइजेस्टिव एंजाइम, तो क्या करता है, ये अपनी सेल के ही ऑर्गन को खाना शुरू कर देता है। जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं उनको ही वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, और अल्टीमेटली ये सेल डाई हो जाती है। समझ आ गया? तो ये भक्षक काम हो जाता है ये फिर गैर रक्षक के। तो वैसे तो देखो, बैक्टीरिया एंटर कर जाए बॉडी के अंदर, किसी की वायरस एंटर कर जाए, तो ये क्या है, डिफेंस का काम भी करती है। क्या करती है? डिफेंस। अगर मान लीजिए बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर गया, वायरस एंटर कर गया, ये फौरन कैप करेगी उसको, तो बॉडी कर रही है, डिफेंस कर रही है, हमारी बॉडी बचा रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। लेकिन हमें खाने कुछ नहीं मिल रहा है, हम स्टार्व हो गए, यानी कि स्टार्वेशन कंडीशन आ गई, या हमें हंगर स्ट्राइक चले गए किसी वजह से, तो हम क्या है, स्टार्वेशन आ गई। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होता है, ये जो अपने ही ऑर्गेनल्स होते हैं, उन ऑर्गेनल्स को ही जो है वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। ये अंडे चले जाएंगे, डाइजेस्ट कर लेगा। अब इसीलिए इसको नाम दिया है सुसाइडल बैग। सुसाइडल सुसाइडल बैग। ठीक, अब जो सुसाइडल बैग नाम दिया है वो इसलिए कि भैया सुसाइड कर देता उनको, यानी अपनी सेल को ये खा जाता है। क्लियर बात समझिए? इसको डिमोलिशन भी कहा जाता है, डिमोलिशन, डिमोलिशन, डिमोलिशन स्क्वाड। जो स्क्वाड्स आते हैं ना उनको, तो ये डिमोलिशन स्क्वाड है, यानी कि गया और सबको डिमोलिश कर लिया, खा गया उसको ही। तो सुसाइडल बैग के नाम से आता है और डिमोलिशन स्क्वाड के नाम से भी आ सकता है ये। तो ये फंक्शन किसका हुआ? ये हो गया लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम वैसे लाइसोसोम क्या होता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो स्टार्वेशन कंडीशन होती है तो वो अपने ही सेल को वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। इसी का नाम दिया सुसाइडल बैग। क्लियर? अब हम बताते हैं, सारे बड़े पार्ट समझा दिए आपको सेल के बारे में। अब मेन पार्ट ये आ रहा है कि भाई सेल होती कितनी टाइप की, जो मैंने वो लास्ट के लिए छोड़ दिया था कि पहले पूरा डिस्कस कर लूं, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। देखिए सेल जो है हमारी बॉडीज के अंदर, यानी हमारी बॉडी नहीं, मतलब टोटल जो है सेल 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है प्रिमिटिव, जिसे कहते हैं हम प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल।
ठीक। एक होती है एडवांस, जो बोलते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स। अब इसको समझ लेना आप, एक प्रोकैरियोटिक है, एक यूकैरियोटिक है। मैं दोनों को डिफाइन करता हूं अलग अलग तरीके से, मैंने पॉइंट्स पहले नोट करनी है, क्या क्या समझाना है। प्रोकैरियोटिक वेरी मतलब प्रिमिटिव एंड यूकैरियोटिक वेरी एडवांस, ठीक है। अब इसके बेस पर होता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स है वो किसमें मिल सकती हैं। जो एडवांस हैं उनमें यूकैरियोटिक मिलेगी, जो प्रिमिटिव हैं उनके अंदर क्या मिलेगी, उनमें प्रोकैरियोटिक मिलेगी। अब डिफरेंस क्या है इसके अंदर, देखिए पहला लेते हैं हम इसमें न्यूक्लियस के बारे में। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। बस मीन समझ लीजिए आप, न्यूक्लियस जो है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोटिक, बट वेल डिफाइंड या वेल फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर के अंदर ज्यादातर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, उसके अंदर जो उसके मटेरियल्स है वो कहां जाएगा, दे देन ऑलरेडी स्कैटर्ड देन इन द साइटोप्लाज्म। या वी कैन से देयर इज नो डिफरेंशिएट बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, मिक्स है वो, क्लियर, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि यूकैरियोट के अंदर जो है क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, क्लियर। और न्यूक्लियोप्लाज्म इज देन डिफरेंशिएट विद द साइटोप्लाज्म, ठीक है, दे आर डिफरेंट बाय यूजिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपका सिंपल आ गया। अब आते हैं हम ऑर्गेनल्स के बारे में। देखिए बताया ना, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं चारों मेम्ब्रेन जरूर होती है, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती हैं। चाहे माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, गोल्गी बॉडी ले लो, एंडोप्लाज्म ले लो, आप इसके बाद प्लास्टिड्स ले लो, ठीक है ना, जितने